हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डिसिपल्स लर्निंग। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 4 दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम का नेक्स्ट टॉपिक। तो नेक्स्ट इससे पहले हमने क्या पढ़ा, हमने आज हमें रदरफोर्ड मॉडल पढ़ना है। उससे पहले भी हमने एक मॉडल पढ़ा है एंड उसकी ड्रॉबैक्स पढ़ी, जिसमें हमने क्या पढ़ा था, जे थॉमसन मॉडल था। ठीक है, जिसमें उन्होंने क्या किया था, क्रिसमस पुडिंग से उसको एक्सप्लेन किया था। मैंने एक वाटरमेलन की एग्जाम्पल दे दिया था, जिनको क्रिसमस पुडिंग नहीं पता वो वाटरमेलन से समझ सकते थे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं रदरफोर्ड, क्योंकि देखो थॉमसन मॉडल में ड्रॉबैक्स आ गई, तो वो अच्छे से एटम के मॉडल को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो अब क्या करना पड़ेगा, अब हमें कोई और साइंटिस्ट ने जो मॉडल दिया उसको समझने के लिए तो हमें वो मॉडल पढ़ना पड़ेगा। तो दैट इज रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम। रदरफोर्ड का फुल नेम है अर्नेस्ट रदरफोर्ड। वो ये जानने में इंटरेस्टेड थे कि इलेक्ट्रॉन्स एक एटम में किस तरीके से प्रेजेंट होते हैं। उनको ये इंटरेस्ट आया कि अरे भाई चलो ये जाना जाए कि एक एटम में इलेक्ट्रॉन्स कैसे हैं, कैसे प्रेजेंट हैं। तो उन्होंने क्या किया, एक गोल्ड फॉइल लिया, जिसको हमारी बुक में किस तरीके से डिनोट किया हुआ है, किस तरीके से दिखाया हुआ है। गोल्ड फॉइल को उन्होंने इस तरीके से बनाया हुआ है। ठीक है, उसमें भी क्योंकि पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से उन्होंने गोल्ड फॉइल बनाई हुई है। तो रदरफोर्ड ने क्या किया, एक गोल्ड फॉइल ली और एक क्या किया, फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स लिए। तो फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स से क्या मतलब है, क्यों लिए गए फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल, क्योंकि फास्ट मूविंग है, देखो तो उसमें कोई एक एनर्जी होगी, है ना, एनर्जी, अच्छी खासी एनर्जी होगी उसमें बहुत ज्यादा, जिससे कि वो फास्ट मूव कर पा रहे हैं। तो उसमें से जो रिजल्ट आएगा वो हमें अच्छे से रिजल्ट दे सकता है। तो इस तरीके से ये गोल्ड फॉइल बनाई गई थी, अल्फा पार्टिकल्स लिए गए, गोल्ड फॉइल ली गई। ये क्या होती है, 1000 एटम थिक होती है, ये होती है 1000 एटम की जितनी थिक होगी। तो इसीलिए उन्होंने ये ली थी ताकि हमें ये पता चल सके कि मास कहाँ पर है, क्या कहाँ है, इलेक्ट्रॉन्स कैसे हैं। और फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स लिए गए। अब अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं, फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स लिए गए थे। अल्फा पार्टिकल्स फास्ट मूविंग थे ये। अब फास्ट मूविंग इसलिए लिए गए क्योंकि फास्ट मूव कर पा रहे हैं, तो इनके पास एक एनर्जी होगी, और एनर्जी होगी तभी वो मूव कर पा रहे हैं। तो क्या हुआ इस मॉडल में, अब उन्होंने क्या किया, अल्फा पार्टिकल की इस पे बॉम्बार्डमेंट स्टार्ट कर दी। इस तरीके से इस पे बॉम्बार्डमेंट स्टार्ट की, मतलब उस पे इस तरीके से फेंकना स्टार्ट किया। जैसे नहीं होता, एक बोर्ड ले लेते हैं, उस पर हम बॉल मारना स्टार्ट कर दें, तो इस तरीके से उसमें अल्फा पार्टिकल्स की इसकी बॉम्बार्डमेंट स्टार्ट कर दी गई। तो उससे क्या रिजल्ट्स आए वो अब हम देखेंगे। देखो ये गोल्ड फॉइल था, ये हमारा क्या है, गोल्ड फॉइल है। इस पर जब ये पार्टिकल ऐसे जा रहे हैं तो कुछ पार्टिकल्स क्या हुआ, इस तरीके से स्ट्रेट निकल गए, कुछ पार्टिकल ऐसे करके स्ट्रेट निकल गए, आगे भी कहीं से भी ऐसे निकल के जा सकते हैं। तो वो कुछ पार्टिकल्स क्या हुआ, स्ट्रेट जा रहे हैं, वो रिफ्लेक्ट बैक नहीं हो रहे हैं। तो इसका मतलब बहुत सारे पार्टिकल ऐसे थे जो स्ट्रेट जा रहे थे एंड वो रिफ्लेक्ट बैक नहीं हुए। बट इनमें से क्या हुआ, कुछ पार्टिकल ऐसे हुए जो स्मॉल एंगल पे रिफ्लेक्ट हुए, जैसे कि ऐसे आके और ऐसे रिफ्लेक्ट हो गए। तो ये एक स्मॉल एंगल बन रहा है। तो स्मॉल एंगल पे भी पार्टिकल्स क्या हुए हैं, रिफ्लेक्ट हुए हैं। ठीक है, इस तरीके से जाके वो ऐसे स्मॉल एंगल पे रिफ्लेक्ट हो गए। कुछ पार्टिकल अप्रोक्सीमेटली वन अल्फा पार्टिकल आउट ऑफ 12,000 पार्टिकल्स में से क्या हुआ है, फुल रिबाउंड हुआ है उसका। ठीक है, मतलब कि वो 180 डिग्री पर रिफ्लेक्ट बैक हुआ है। तो मान लो ये इस तरीके से गया और वापस सेम इसी से वापस आ गया, ऐसे जाके सेम इसी पाथ पे वो वापस आ गया। तो ये क्या हुआ कि ये ऐसा पार्टिकल सिर्फ 12,000 में से एक पार्टिकल ऐसा था कि जो रिफ्लेक्ट बैक हुआ है। तो इससे रदरफोर्ड ने क्या बोला कि देखो अल्फा पार्टिकल लिए गए क्योंकि एनर्जी चाहिए थी,
ये गोल्ड फॉइल ली गई 1000 एटम थिक थी, ठीक है, और एक पार्टिकल ऐसा। अब इनके रिजल्ट क्या है, इन्होंने रिजल्ट में क्या आया, जब इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट ही कंडक्ट किया था, एक एक्सपेरिमेंट तैयार किया जिससे उन्हें ये पता चल सके, इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पता चल सके। तो उन्हें एक तो इससे रिजल्ट क्या मिला कि मोस्ट ऑफ द एटम अल्फा पार्टिकल्स, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स, अल्फा को हम डिनोट करते हैं इस तरीके से, ठीक है, अल्फा पार्टिकल होते हैं, अल्फा को डिनोट किया जाता है ऐसे। तो अल्फा पार्टिकल्स थे जो मोस्टली वो क्या हुए, गो स्ट्रेट, ठीक है, थ्रू द गोल्ड फॉइल, गोल्ड फॉइल से वो सीधा चले गए, गोल्ड फॉइल। कुछ पार्टिकल क्या हुए, सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स, इस एक्सपेरिमेंट से अब क्या पता चल रहा है कि कुछ तो स्ट्रेट चले गए, सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स रिफ्लेक्ट बैक एट स्मॉल एंगल, एक स्मॉल एंगल पर रिफ्लेक्ट बैक हुए, ठीक है, स्मॉल एंगल पर रिफ्लेक्ट हो गए। कुछ क्या, वन अल्फा पार्टिकल, वन अल्फा पार्टिकल आउट ऑफ 12,000 पार्टिकल्स reflect at 180 डिग्री, 180 डिग्री पर ही वो क्या हुए, रिफ्लेक्ट बैक हो गए। तो इससे ये रिजल्ट मिला था, जो क्या रदरफोर्ड ने रिजल्ट दिया कि जब उन्होंने गोल्ड फॉइल पर अल्फा पार्टिकल्स की बॉम्बार्डमेंट की तो बहुत सारे पार्टिकल ऐसे थे जो स्ट्रेट चले गए, बट कुछ स्मॉल एंगल पे रिफ्लेक्ट बैक हुए हैं, और कुछ क्या 12,000 में से 1 पार्टिकल ऐसा हुआ जो क्या हुआ है, स्ट्रेट, वापस स्ट्रेट आ गया उसी पाथ पर। तो इससे क्या पता चला उनको, रदरफोर्ड को, कि जो इलेक्ट्रॉन्स जो एटम का मोस्टली पार्ट होता है वो क्या होता है, ब्लैंक स्पेस होता है, वहां पे कुछ नहीं है, ठीक है। तो मोस्टली जो एटम का पार्ट है वो क्या होता है, मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ एटम इज ब्लैंक, वो बिल्कुल स्पेस खाली है, वो स्पेस ही स्पेशियस है, ठीक है, वहां पे स्पेस है काफी, तो वो स्ट्रेट चले गए, ठीक है। मान लो आपके रास्ते में, मैं यहाँ से चल रही हूँ, ठीक है, अभी मैं यहाँ से चल के और इधर आई, मेरे रास्ते में कुछ नहीं था तो मैं स्ट्रेट चले गई ना, मैं स्ट्रेट आ गई। बट अगर मान लो अब मैं यहाँ से वापस चलो, इधर ही से ही बोmbardment क्योंकि इस साइड से ले रहे हैं, अगर मान लो यहाँ पे रास्ते में कुछ आ जाए और मैं चल रही हूँ तो क्या होगा, मुझे थोड़ा सा एंगल चेंज करना पड़ेगा। तो वही सेम क्या हुआ, ये एंगल चेंज नहीं हुआ, क्योंकि देखो जब कोई चीज, एक बड़े एग्जाम्पल से समझाती हूँ, मान लो यहाँ पे है ये ठीक है, इससे एक अल्फा पार्टिकल गया यहाँ से और वो इस तरीके से निकल गया, अब इस खाली स्पेस में से निकला, ऊपर वाली स्पेस से निकल गया, तो वो तो रिफ्लेक्ट बैक हो गई नहीं। मान लो कि ये कहीं जाके इससे, इस कोने से टकरा गया, इसके इस बिल्कुल थोड़े से पार्ट से टकराया, तो वो आके रिफ्लेक्ट बैक हो गया। बट क्या होगा, जब बिल्कुल इस तरीके से टकरा जाएगा, बिल्कुल स्ट्रेट इसी पे जा रहा है, तो वो वापस उसी पाथ पे रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है। तो उनको क्या पता चला कि मोस्टली पार्ट तो क्या है, स्पेस है वहां पर, और कुछ में क्या है, जो मास है वो क्या है, वो मास उसके सेंटर में है। तो मोस्टली जो मास होता है एटम का वो कहाँ पे आ गया, सेंटर में। तो मास ऑफ एन एटम is present in the center of the atom, एटम के सेंटर में प्रेजेंट होता है, ठीक है। एंड मास किसका होता है, प्रोटॉन का होता है। तो उन्होंने क्या बोला कि यहाँ पे प्रोटॉन प्रेजेंट है। तो इस तरीके से ये स्ट्रक्चर था, मे बी इस छोटे से डायग्राम में ना समझ में आया, इसलिए मैंने इस तरीके से करके बताया। अभी रदरफोर्ड ने काफी कुछ और, रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट काफी एक्सप्लेनिंग था, ऑल्दो उसमें भी कुछ लिमिटेशंस रह गई थी, तो फिर बोर ने अपना मॉडल दिया था।
तो आज हम रदरफोर्ड का मॉडल कंप्लीट करेंगे। तो ये था अच्छा, अल्फा पार्टिकल्स का मास कितना होता है? अल्फा पार्टिकल्स का मास होता है 4 म्यू। ठीक है, ये क्या होता है? डबल चार्ज होता है। अल्फा पार्टिकल क्या होता है? अल्फा पार्टिकल होता है डबल चार्ज होता है ये, इसीलिए इसको लिया गया था। ये पॉइंट्स कुछ याद रखने वाले हैं कि उसका मास कितना है। अल्फा पार्टिकल्स में फास्ट मूविंग होते हैं क्योंकि एनर्जी काफी होती है, और वो क्या है? डबल चार्ज है। 1000 एटम ठीक है। गोल्ड फॉइल ली गई थी, अल्फा पार्टिकल लिए गए थे। ये पॉइंट्स आपको लिखने पड़ेंगे जब आप रदरफोर्ड का मॉडल अगर एक्सप्लेन करने के लिए आ जाता है। लाइक इस तरीके से आपको 5 मार्क्स में दे दिया गया कि शॉर्ट नोट 5 या 6 मार्क्स का जो भी आएगा क्वेश्चन, अगर आपको दे दिया गया कि एक्सप्लेन द रदरफोर्ड मॉडल, तो आपको थोड़ी सी थ्योरी भी लिखनी पड़ेगी जिसमें आपको बताना पड़ेगा कि रदरफोर्ड इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन को जानने में बड़े इंटरेस्टेड थे कि एटम में इलेक्ट्रॉन कहाँ पर होता है, कहाँ पर नहीं, तो वो आपको लिखना पड़ेगा। उन्होंने अल्फा पार्टिकल लिए, गोल्ड फॉइल ली, 1000 एटम थिक होती है गोल्ड फॉइल, अल्फा पार्टिकल फास्ट मूविंग होते हैं, एनर्जी होती है 4 म्यू, उसका वेट मास होता है, एंड वो क्या होता है? डबल चार्ज होता है। तो ये सब थ्योरी में आपको थोड़ा सा लिखना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिखा हुआ है, आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो। फिर ये आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा, उसका रिजल्ट बताना पड़ेगा कि उसका रिजल्ट क्या आया था, जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था तो उसका रिजल्ट क्या आया, उसके बाद उससे उनको क्या कंक्लूजन मिला, तो आपको ये कंक्लूजन भी बताना पड़ेगा जो उन्होंने बताया था। इसके आगे अभी हम डिस्कस करते हैं, साथ साथ लिखते रहेंगे ताकि आपको शॉर्ट में नोट्स भी मिल जाए, शॉर्ट पॉइंट्स में, ताकि आपको इजी रहे एग्जाम टाइम में रिवीजन करना। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, सो दैट देखो मैंने शॉर्ट में सब कुछ लिख ही दिया इस पे। आप अपनी लैंग्वेज में लिखोगे तो वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, क्योंकि मैंने जो ये डायग्राम बनाया अगर मैं प्रॉपर इसको लैंग्वेज में लिखती तो इतने में तो सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन ही आ जाता, तो फिर मुझे डायग्राम उधर बनाना पड़ता, फिर काफी टाइम मतलब वो होता ना कि आपका देखो किस तरीके से मेरा बोर्ड कवर हो जाता, तो इसी तरीके से आपकी नोटबुक भी कवर हो जाएगी, मीन शीट्स कवर हो जाएंगी। तो अगर आप थ्योरी लिखोगे तो इतने में तो थ्योरी आ जाएगी, फिर इधर डायग्राम बनाओगे, फिर उसका रिजल्ट लिखोगे, फिर नेक्स्ट पेज पर कंक्लूजन लिखोगे, तो इस तरीके से आपको सब कुछ करना पड़ेगा। तो अभी इसमें रदरफोर्ड ने और क्या बोला वो भी देख लेते हैं। और रदरफोर्ड ने क्या किया, जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया उसी बेसिस पे उन्होंने न्यूक्लियस के बारे में भी बताया। तो न्यूक्लियस के बारे में उन्होंने क्या कैलकुलेट किया? सबसे पहले उन्होंने कैलकुलेट किया न्यूक्लियस की रेडियस को। न्यूक्लियस की रेडियस 10⁵ टाइम्स लेस देन है, मतलब कम है फ्रॉम द रेडियस ऑफ द एन एटम। अगर हम कंपेयर करें एक एटम को, मान लो एक एटम ऐसे बड़ा, अभी इसको मान लो मैंने जूम किया हुआ है, ठीक है, तो एक एटम है, तो इसकी जो उसका न्यूक्लियस है उसकी रेडियस क्या होगी? मान लो इसकी रेडियस तो ये हो गई इतनी, अब जो न्यूक्लियस है वो इतना सा है मान लो, तो उसकी रेडियस तो बहुत छोटी हो गई, 10⁵ टाइम्स लेस देन है। तो उसका मतलब अगर एटम, तो एटम को भी नहीं हम देख पा रहे, तो आप सोचो एटम को नहीं देख पा रहे तो न्यूक्लियस कितना छोटा होगा। तो उन्होंने न्यूक्लियस की रेडियस को ये बोला कि वो एटम की रेडियस से 10⁵ लेस देन है टाइम्स, ठीक है। उसके बाद उन्होंने एक न्यूक्लियर मॉडल दिया। न्यूक्लियर मॉडल में उन्होंने क्या बोला कि जो पॉजिटिवली चार्ज सेंटर होता है, मतलब एक एटम के अंदर देयर इज अ पॉजिटिवली चार्ज सेंटर दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियस, उसको वो न्यूक्लियस बोल रहे हैं, एंड नियरली ऑल द मास रिसाइड इन द न्यूक्लियस। अब वो बोल रहे हैं कि एक एटम में पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है, यहाँ पे मान लो न्यूक्लियस है, और ये बोल रहे हैं कि ये पॉजिटिवली चार्ज होता है, और जितना भी मास है सारा का सारा मास एटम का इसी में होगा, ये मास इसी न्यूक्लियस में होगा। फिर उन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन एक एटम में, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर मोशन, ठीक है, सर्कुलर मोशन में। मान लो कि ये एटम है, अभी इसको नहीं कंसिडर कर रहे क्योंकि हमें इलेक्ट्रॉन को बताना है कि किस तरीके से वो रिवॉल्व कर रहे हैं। अब मैं इतना बड़ा एटम लूंगी, फिर डायग्राम बहुत बड़ा हो जाएगा। तो मान लो ये एक एटम है जो मैंने पॉइंट बनाया, उसमें इस तरीके से क्या होता है, रिवॉल्व करते हैं एटम्स। वो KLMN शेल बताई थी ना, बट अभी रदरफोर्ड ने वो नहीं बताया। उन्होंने सिर्फ बोला, उनके अकॉर्डिंग ये सब कुछ नहीं था, उन्होंने सिर्फ बोला कि ये एटम है, ये न्यूक्लियस है इसका, और ये न्यूक्लियस के अराउंड ये एटम तो पूरा हो जाएगा। इसी से समझाती हूँ, ये एटम तो पूरा इतना बड़ा,
तो उन्होंने क्या बोला कि जो ये न्यूक्लियस है इसके अराउंड यहाँ पे कहीं पर भी ये इलेक्ट्रॉन्स ऐसे ऐसे रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, उसके अराउंड घूम रहे हैं। तो ये उन्होंने अपना एक न्यूक्लियर मॉडल भी दिया, अपने पूरे एक्सपेरिमेंट से उन्होंने ये सब कैलकुलेट किया, कंक्लूड किया, किसके बारे में, इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, एटम के बारे में एंड न्यूक्लियस के बारे में। अब उनका ड्रॉबैक क्या था? देखो ड्रॉबैक था, सिर्फ एक ही ड्रॉबैक है, इसका ज्यादा नहीं है। जैसे उन्होंने ये बोला कि एक एटम है, एक एटम है, ठीक है, ये एक एटम है, उसका ये न्यूक्लियस है और इसके अराउंड क्या हो रहा है, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव कर रहा है, ऐसे सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, ठीक है। इस तरीके से उन्होंने उसका स्ट्रक्चर बताया, बट वो इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि घूम रहा है तो वो स्टेबल भी रहेगा। अब क्या होता है, मान लो इलेक्ट्रॉन है, कोई चीज इस तरीके से रिवॉल्व करेगी तो उसमें एनर्जी भी होगी, एनर्जी रेडिएट करेगा, ठीक है, वो एनर्जी को रेडिएट कर रहा है, तो इसका मतलब उसकी एनर्जी कम होती जा रही है और एक टाइम आएगा कि वो ऐसे धीरे 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 आके न्यूक्लियस में ही गिर जाएगा, दैट विल फॉल इनटू द न्यूक्लियस। मान लो आप बहुत रनिंग कर रहे हो, आपने सुबह उठ के रनिंग स्टार्ट कर दी हो, खाया पिया कुछ नहीं है, ना पानी पिया ना कुछ आपने खाया है, तो क्या होगा, एक टाइम के बाद आके ना बैठ जाओगे, हाय थक गए हम तो, है ना। तो यही चीज वो ना क्या होता है कि जो रदरफोर्ड थे वो इस चीज को एक्सप्लेन ही नहीं कर पाए। ऑब्वियसली अगर कोई भी चीज मूव कर रही है एनर्जी रेडिएट करेगी, जब हम रनिंग कर रहे हैं तो हमारे अंदर से फिर एनर्जी आ रही है ना, स्वेट की फॉर्म में आ रही है, हीट हो जाती है हमारी बॉडी, तो ऐसे ही इलेक्ट्रॉन क्या होगा, एनर्जी रेडिएट कर रहा है, धीरे धीरे उसकी एनर्जी कम हो जाएगी एंड कम होने के बाद वो तो न्यूक्लियस में आके गिर गया। तो इसका मतलब तो कि एटम स्टेबल ही नहीं है, इसके अकॉर्डिंग क्या हो गया, एटम हो गया अनस्टेबल, एटम हो गया अनस्टेबल। एंड ये अगर इलेक्ट्रॉन एनर्जी रेडिएट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है तो एनर्जी रेडिएट कर रहा है, ठीक है, क्योंकि कॉन्टिन्यूसली वो कर रहा है, मूव कर रहा है, उसमें रिवॉल्व कर रहा है, एनर्जी रेडिएट कर रहा है, तो इसका मतलब कि वो तो किस में आ जाएगा, वो फॉल इनटू न्यूक्लियस, वो तो न्यूक्लियस में आके गिर जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, एटम का कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है, एटम का एग्जिस्टेंस नहीं है तो फिर मैटर का एग्जिस्टेंस नहीं है। बट हम आज क्या देख रहे हैं कि मैटर तो है, तो मैटर है इसका मतलब मैटर है इसका मतलब एटम भी है, और एटम है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन इस तरीके से तो नहीं गिर सकता। इलेक्ट्रॉन एनर्जी ऑल्दो चाहे वो रेडिएट करे एनर्जी, बट वो इस तरीके से न्यूक्लियस में नहीं जा सकता क्योंकि उसका एग्जिस्टेंस नहीं रहेगा। अब हम ये देख रहे हैं आज के टाइम में कि मैटर तो है, आज क्या, काफी टाइम पहले से, बहुत टाइम पहले से जब ये डिस्कवरीज हुई है तब भी ये मैटर्स तो थे ना, मैटर तो थे। तो इसका मतलब अगर मैटर है तो एटम है, एटम है तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में तो नहीं जा रहा है। तो ये उसका क्या हो गया, रदरफोर्ड के मॉडल का ड्रॉबैक हो गया है कि वो इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो वो कैसे कर रहा है, और एनर्जी रेडिएट होने के बाद भी वो न्यूक्लियस में क्यों नहीं जा रहा है। तो ये सब क्या हुआ, ये रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाए, इसलिए अब एक नेक्स्ट साइंटिस्ट आते हैं, नील बोर। उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट बताया, अपने एक्सपेरिमेंट्स किए, फिर एटम का मॉडल दिया। तो अब हम नेक्स्ट पार्ट में नील बोर का मॉडल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। रदरफोर्ड मॉडल था, काफी लॉन्ग भी था, एक्सपेरिमेंट था उनका, काफी सारे कंक्लूजन थे, न्यूक्लियर मॉडल भी था, सब था, ठीक है, उसका रिजल्ट भी था। तो अगर इसमें कोई भी आपको डाउट आता है रदरफोर्ड मॉडल में तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और वीडियो पसंद आई, टॉपिक समझ में आया तो लाइक शेयर एंड कमेंट। थैंक यू सो मच।